आज स्वतः विखंडन के लिए आवश्यक शर्त तथा स्वतः विखंडन में अवरोध उत्पन्न करने वाली विभवरोधिका पोटेंशियल बैरियर का यूज़ करते हुए भी Z² का मान की शर्त को निकालना, जिसका मान 53 के बराबर आता है। उस ये करने के बाद आज एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है द्रव बूंद मॉडल के आधार पर नाभिकीय विखंडन को समझना, यानी इसको लिक्विड ड्रॉप मॉडल के नाम से भी कहते हैं। चूँकि जैसा आपको पता है कि पानी की जो बूंद होती है वह भी एक परमाणु के नाभिक की तरह होती है। नाभिक में भी आकर्षण बल होते हैं न्यूक्लियॉन्स के बीच में, जो कि नाभिक को बांधे रखते हैं, टाइट रखते हैं, असंपीड्य रखते हैं। ऐसे ही पानी की बूंद में भी पृष्ठ तनाव बल, सरफेस टेंशन फोर्सेस होते हैं, जो कि अणुओं के बीच में लगते हैं और सारे अणु एक दूसरे के अंदर की तरफ खिंचाव महसूस करते हैं। और पानी की बूंद भी कैसी रहती है, असंपीड्य, कठोर सी रहती है। अगर आप सुई चुभोगे तो थोड़ा सा आपको उसमें लगेगा कि आपको डिप बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नाभिक में और द्रव बूंद मॉडल में कुछ समानताएं हैं। तो उसी समानता के आधार पर अपन पढ़ रहे हैं। माना जैसे कि आपको पता है कि यूरेनियम 235 के एक नाभिक पर जब न्यूट्रॉन अपन डालते हैं तो क्या होता है, उसको अपन देखने जा रहे हैं। और ये चार चित्र आपके सामने दिए हुए हैं, 4 5 ABCD, इनको ज़रा आप देखें, ये आप समझ जाएंगे। ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये वाला, ये एक न्यूक्लियस है, नाभिक है, ठोस है ये। और जब इसमें एक न्यूट्रॉन जब आप डालेंगे तो इसको कुछ ऊर्जा मिलेगी, उत्तेजन ऊर्जा मिलेगी इस नाभिक को। और उत्तेजन ऊर्जा को पाकर ये जो नाभिक है, इसके पृष्ठ पर कुछ वाइब्रेशन होंगे, कंपन होंगे, इसके आकार में कुछ विकृत होगा, इसका डिस्टॉर्ट होगा इसका, और बी शेप में आ जाएगा। ये कुछ डिस्टॉर्ट होने की कोशिश करेगा ये न्यूक्लियस। और जैसे ये न्यूक्लियस डिस्टॉर्ट होने की कोशिश करेगा तो इसका जो सरफेस टेंशन बल है वो इसको अंदर की ओर वापस पुनः उसी आकृति में लाने की कोशिश करेगा। यदि उत्तेजन ऊर्जा का मान अच्छा है, ठीक है, ज़्यादा है, तो ये अटेम्प्ट बी वाली स्थिति में आ जाएगा। अगर उत्तेजन ऊर्जा का मान इतना ज़्यादा है कि इसकी प्रस्तनाव बल से ज़्यादा अगर वो होता है तो ये सी अवस्था में आ जाएगा। तो सी अवस्था में आने के बाद, सी अवस्था में अदरवाइज़ क्या होगा कि यदि उत्तेजन ऊर्जा का मान कम है तो ये वापस ए स्थिति में लौट आएगा। यानी बी जो दो स्थिति हैं, बी और बी एक जैसी हैं। अगर उत्तेजन ऊर्जा का मान ज़्यादा मिल गया न्यूट्रॉन से तो सी वाले क्रम में आगे बढ़ जाएगा। अदरवाइज़ कहाँ जाएगा, ये ए वाले क्रम में आगे पहुँच जाएगा। और यदि इसका जो मान है, ये उत्तेजन ऊर्जा का मान अधिक हो तो नाभिक के भारी होने के कारण इसके दोलन प्रचंड रूप से दोलन करेंगे और चित्र सी वाली पोजीशन पर आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। चूँकि नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं, ये प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स होता है, ये प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स होगा, उनके बीच में रिपल्सन फोर्स होगा। और वो कूलम्ब बलों के कारण से, दोनों में रिपल्सन फोर्स के कारण से क्या होगा कि इनमें आकार दूरी बढ़ती जाएगी और दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे चित्र डी में है। और अब इस पोजीशन पर नाभिक पुनः ए स्थिति पर नहीं आ पाएगा और ये दो भागों में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, इसका विखंडन हो जाएगा। यानी ए से ई तक आने में इसको मात्र 10⁻12 सेकंड लगते हैं। तो अब आप कहेंगे कि न्यूट्रॉन डालने से न्यूक्लियस का क्या हो गया, नाभिक का क्या हो गया, विखंडन हो गया। जिसको कि अपन अगर लिखना चाहें पूरी चीज़ को तो लिखने के फॉर्म में भी आप देख सकते हैं इसको, कि सबसे पहले जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जब एक विखंडनीय नाभिक न्यूट्रॉन कैप्चर करता है या इसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है तो नाभिक की उत्तेजन ऊर्जा प्राप्त होती है। नाभिक एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। नाभिक को उत्तेजन ऊर्जा, न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा बंधन ऊर्जा के रूप में मिलती है। क्लियर। इस प्रक्रिया में नाभिक का पृष्ठ कंपन करता है, कंपन करना प्रारंभ कर देता है। नाभिक का गोलीय आकार विकृत होने लगता है और दीर्घवृत्तज आकार में आ जाता है, पर जैसे चित्र बी में आपको दिखाया था अभी। यानी आप कौन सी स्टेज में आ गए, आप इस वाली स्टेज में आ गए, बी में दीर्घवृत्तज आकार का होने लग गया। अब यदि उत्तेजन ऊर्जा का मान ज़्यादा है तो आगे बढ़ जाएगा स्टेज में।
अधिक है, उतनी ऊर्जा का मान अधिक होगा तो वो भारी होने के कारण से दोलन प्रचंड होंगे और सी पोजीशन पर आ जाएगा। ये सी पोजीशन है। और सी में भी क्या होगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सी में आ जाएगा। और फिर इस स्थिति में क्या होगा, प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, ये रिपल्सन फोर्स लगता है प्रोटॉन्स के बीच में। इसके कारण से चित्र डी स्थिति को पार कर जाएगा और नाभिक क्या हो जाएगा, 2 भागों में टूट जाएगा, जैसे अभी आपको बताया था। अब क्या होगा, अंत में जो नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस है, दैट इज़ यानी इसको -12 सेकंड में ये घटना पूर्ण हो जाती है। अब अवस्था डी तक आने में नाभिक को दी गई जो ऊर्जा, जो न्यूट्रॉन ने जो ऊर्जा दी है, न्यूट्रॉन से उसको जो ऊर्जा प्राप्त हुई है अवस्था डी तक आने में यानी यहाँ तक आने में जो एनर्जी दी गई उसको, वो एनर्जी सक्रियण ऊर्जा को कहती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है वो। दिस इज़ नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये जो वक्र है इसको आप जो देख पा रहे हैं वो ये देखें आप यहाँ पर कि जैसे कि ये 2 न्यूक्लियस बहुत दूर हैं, माना उल्टे क्रम में चल रहे हैं अपन, 2 दूर हैं। क्योंकि आपको पता है कि 2 न्यूक्लियस 2 प्रोटॉन्स के बीच में जो U का मान होता है K Q1 Q2/R होता है। तो यहाँ से दूरी का मान जैसे जैसे आप दोनों के बीच की दूरी कम करते जाएंगे, R का मान जैसे यहाँ पर ये माना कि R का मान जैसे 2 सेंटीमीटर है, फिर 1 सेंटीमीटर ऐसे दूरी कम करते जाओगे तो ये जो ग्राफ है U का मान ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। और ये दोनों माना ये पोजीशन आगे दूरी कम करते करते माना जस्ट स्पर्श कर रहे हैं ये दोनों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, इसको क्रिटिकल पोजीशन बोलते हैं, क्रांतिक अवस्था बोलते हैं। जस्ट स्पर्श कर रहे हैं, जस्ट स्पर्श करते वक्त उसकी ये U होगी वो K Q1 Q2 इन Z1E Z2E बटे R1 + R2 दोनों की, इस समय दोनों की नाभिकों के बीच की जो दूरी होगी वो R1 + R2 दोनों की त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी। इसको अपन निकाल के रखते हैं अलग से, इसको EC कहते हैं, जो आप देख रहे हैं EC है। क्लियर। जब दोनों जस्ट स्पर्श कर रहे हैं, जब दोनों को और नज़दीक लाएंगे आप, जब और ये पास दूरी कम होती जाएगी तो इस शेप में आएगी। और इस शेप में आने के बाद क्या होगा, फाइनली दोनों में रिपल्सन होगा, दोनों भागों में, अर्ध भागों में। और ये अलग अलग ये क्या हो जाएंगे, आपका दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ के क्या हो जाएंगे, एक मैं उल्टे क्रम में ला रहे हैं हम, ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको और ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आने के बाद क्या हो रहा है कि अगर किसी उत्तेजित ऊर्जा का मान ज़्यादा है, उत्तेजित ऊर्जा का मान EC से कम भी हो सकता है, उत्तेजित ऊर्जा का मान EC से बहुत कम भी हो सकता है। 3 प्रकार के नाभिक अपने आवर्त सारणी में अवेलेबल है, नेचर में अवेलेबल है। तो नाभिक की सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, EC - EF। क्लियर। अब जैसे ऐसे 3 प्रकार के भागों में इसको पढ़ रहे हैं। पहले माने जिनकी EF का मान, मुक्त ऊर्जा का मान EC से ज़्यादा है, वो कौन से नाभिक होते हैं, जिनकी EC से ज़्यादा ऊर्जा होती है, यानी इस अवस्था से ज़्यादा जो ऊर्जा होती है, आप दोनों को पास पास लेके आ रहे हैं, ठीक है, या आप यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं। तो जिनकी ऊर्जा का मान ऐसे नाभिक कौन से होते हैं, जो 250 वाले, जिनका A का मान 250 से ज़्यादा होता है। इनमें क्या होता है, स्वतः विखंडन की संभावना होती है। ऐसे भारी नाभिक प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जिनकी ऊर्जा का मान EC से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे अपने आप ही। क्लियर। तो जिनका A का मान 250 से ज़्यादा होता है वे स्वतः विखंडन की प्रक्रिया को रखते हैं, उन्हें किसी बाहरी न्यूट्रॉन डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे न्यूक्लियस प्रकृति में पाए नहीं जाते हैं। तो पहला केस तो ये हो गया, ठीक है। ये इट इज़ फर्स्ट, ये इट इज़ सेकेंड। सेकंड में क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड में ये पढ़ने जा रहे हैं कि सेकंड जो पोजीशन है उस पर ये पढ़ रहे हैं कि EF का मान EC से कम हो, ऐसे न्यूक्लियस कौन कौन से हैं। ऐसे ये न्यूक्लियस हैं जो काफ़ी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझें। यूरेनियम 238, थोरियम, ये दोनों मैंने एक श्रेणी में डाल रखे हैं। यूरेनियम 233, 235 और 239 PU 94। इनकी ये सक्रियण ऊर्जा का मान, सक्रियण ऊर्जा जो होती है वो 5.5 MeV है, इसके लिए 6.5 है, इसकी 4.6, 5.3 और ये इसके लिए 4 है। ये इनकी सक्रियण ऊर्जा है, एक्टिवेशन एनर्जी है।
ये ऊर्जा इनके पास, यानी अगर इनके बराबर ऊर्जा इनको मिल जाए बाहरी न्यूट्रॉन से, उतनी यानी बाहरी न्यूट्रॉन डालने से अगर इनसे ज़्यादा ऊर्जा मिल जाएगी तो क्या हो जाएंगे, ये जो न्यूक्लियस हैं उनसे विखंडित हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि उत्तेजन ऊर्जा का जो मान जो आप देख रहे हैं ये वाली, जैसे यूरेनियम 233 पर जब आप न्यूट्रॉन डालेंगे तो उसकी उत्तेजन ऊर्जा का मान 6.6 हो जाएगा, और इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 4.6 है, तो 6.6 का मान ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही इसके लिए, यानी इसको विखंडन होने के लिए, यानी इस डी से, अब यूँ समझें, इसको डी से इस स्टेट पे आने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, अगर आपने जो न्यूट्रॉन डाला है, जो थर्मल न्यूट्रॉन डालने, मैं बात करूँ कि थर्मल न्यूट्रॉन आपके न्यूट्रॉन दो प्रकार के होते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन्स और तीव्रगामी न्यूट्रॉन्स। तीव्रगामी जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो तीव्रगामी न्यूट्रॉन्स जिनकी ऊर्जा 1 MeV से ज़्यादा होती है, और ये मैं बात कर रहा हूँ केवल थर्मल न्यूट्रॉन्स की, यानी कम ऊर्जा वाले की, जिनकी ऊर्जा का जो मान होता है वह ऊर्जा का मान 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऐसे न्यूट्रॉन्स को ऊष्मीय ऊर्जा को आप लिख लें, ऐसे न्यूट्रॉन्स जिनकी ऊर्जा का मान 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उन्हें ऊष्मीय न्यूट्रॉन्स कहते हैं। तो अगर ऊष्मीय न्यूट्रॉन डालेंगे यूरेनियम पर, इस पर, तो इनकी जो उत्तेजन ऊर्जा का मान है वो 6.6, 6.4, 6.4 ये हो जाएगी, जो कि इनकी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। तो ये तीनों जो नाभिक हैं इस थर्मल न्यूट्रॉन से क्या हो जाएंगे, आसानी से विखंडित हो सकते हैं, क्योंकि उत्तेजन ऊर्जा का मान इनकी सक्रियण ऊर्जा के मान से ज़्यादा है। सक्रियण ऊर्जा माने जो डी पोजीशन पर जो ऊर्जा है उनकी उससे ज़्यादा है, तो टूट जाएंगे। यानी इस वाली पोजीशन से, इस वाली पोजीशन पर जो ऊर्जा है EC मान लो कह लें आप, तो ये दो यूरेनियम 238 और थोरियम 232 ये ऐसे न्यूक्लियस हैं कि इनमें थर्मल न्यूट्रॉन डालने से इनकी जो ऊर्जा 4.9 रहती है, इसकी 5.1 रहती है, जो कि इनकी सक्रियण ऊर्जा से कम है। इसको ध्यान दें आप। यानी यूरेनियम 238 पर जब आप न्यूट्रॉन डालेंगे तो उसको जो ऊर्जा मिलेगी न्यूट्रॉन के माध्यम से वो कितनी मिल जाएगी, 4.9 MeV। थोरियम को कितनी मिल जाएगी, 5.1 MeV। उनके पास ऊर्जा अंदर है, इतनी ऊर्जा उनके पास है, लेकिन उसको विखंडित होने के लिए 6.5 चाहिए डी पोजीशन पर, इसको 5.5 चाहिए। तो न्यूट्रॉन डालने से जो एनर्जी मिली है उनको, उस एनर्जी से पार नहीं पड़ रही है, ये दोनों विखंडित नहीं होंगे। तो थर्मल न्यूट्रॉन से यूरेनियम 238, 232 विखंडित नहीं होते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन डालने से इनको प्राप्त उत्तेजन ऊर्जा का मान, इनके लिए आवश्यक विखंडन ऊर्जा 5.5, 6.5 से कम होती है। इसलिए इनका साधारण यानी ऊष्मीय न्यूट्रॉन से विखंडन संभव नहीं है। इनका ऊष्मीय न्यूट्रॉन से विखंडन संभव है, क्योंकि इनकी उत्तेजन ऊर्जा का मान इन न्यूट्रॉन्स को डालने के पश्चात इन न्यूक्लियस की उत्तेजन ऊर्जा का मान इनकी डी स्थिति वाली ऊर्जा से अधिक होता है। इसलिए थर्मल न्यूट्रॉन से भी इनका विखंडन संभव है, इनका विखंडन संभव नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक क्लू है, पॉइंट है आप लोगों को समझने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखते हैं कि जो EF ऐसे तत्व भी होते हैं जिनकी ऊर्जा का मान EC से कम होता है, वो कौन कौन से हैं देखने में आता है। जिनके 209 और 85 के बीच वाले जो एलिमेंट हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। इनका विखंडन करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये स्थायी नाभिक होते हैं। तो 3 प्रकार के नाभिक अलग चीज़ हो गई, और मैंने जो 5 एलिमेंट बताए थे वो अलग हो गए। अब चेन रिएक्शन पर आते हैं। चेन रिएक्शन एंड कंडीशन फॉर सस्टेनिंग चेन रिएक्शन। श्रृंखला अभिक्रिया और श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक बातें। सबसे पहले इसी को देख लें आप कि चेन रिएक्शन जो होती है, जिसको चेन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जिसको मैंने ये देखो, ये
ये फर्स्ट जनरेशन वाला है जिसमें एक न्यूट्रॉन है, केवल एक न्यूट्रॉन जो आप सेकंड जनरेशन में, यानी क्या होता है कि जैसे न्यूट्रॉन आपने यूरेनियम पर डाला तो 1 से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, लेकिन माना कि दो न्यूट्रॉन निकले और ये क्या बन गया, बेरियम, ये क्या बन गया, क्रिप्टॉन। ये सेकंड जनरेशन में हो गया। थर्ड जनरेशन ये यहाँ से यहाँ तक है। इन दोनों, इस न्यूट्रॉन ने और इस न्यूट्रॉन ने, ये जो न्यूट्रॉन निकले, ये दोनों जो न्यूट्रॉन होते हैं, मैं फिर आपको बता रहा हूँ ये सारी बातें, ये जो दोनों न्यूट्रॉन ऊष्मीय न्यूट्रॉन होते हैं, इनकी ऊर्जा 1 MeV से कम होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ऊष्मीय न्यूट्रॉन, कम ऊर्जा वाले। ये न्यूट्रॉन अपने समीपस्थ रखे हुए दूसरे यूरेनियम नाभिक को टक्कर करता है। ये वाला न्यूट्रॉन भी आपके पास पूरा यूरेनियम का खनिज है, का पदार्थ है, बहुत सारे परमाणु हैं उसमें, बहुत सारे नाभिक हैं उसमें, तो ये इसको करता है। ये इसको जब करेगा तो इससे भी बेरियम क्रिप्टॉन बनेंगे, बेरियम क्रिप्टॉन, और 2 न्यूट्रॉन इससे निकलेंगे, 2 इससे निकलेंगे। तो ये क्या हो गया, अपना थर्ड जनरेशन हो गई। अब ये दोनों न्यूट्रॉन क्या करेंगे, अपने समीपस्थ रखे हुए दूसरे यूरेनियम के टक्कर करेंगे, तो इस तरीके से 2 ये निकलेंगे। तो प्रथम पीढ़ी में, जनरेशन में, यू हैव ओनली 1 न्यूट्रॉन। सेकंड जनरेशन में आपके पास 2 न्यूट्रॉन हो गए। थर्ड जनरेशन में आपके पास 2 और 2 4 हो गए, और फोर्थ जनरेशन में आपके पास 8। इस तरीके से ये चीज़ें बहुत लंबी मात्रा में बढ़ती जाती हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे ही आप न्यूट्रॉन डाला, ये सारा प्रक्रम बहुत फास्ट होता है। 2 न्यूट्रॉन को करेंगे, 2 4 को, 4 8 को, इस तरीके से बहुत जल्दी से 16 को, तो ये बहुत फास्ट ही होता है। लेकिन न्यूक्लियर अभिक्रिया में क्या होता है कि जैसे कोई भी न्यूक्लियर फिशन अभिक्रिया होती है, उसमें 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं, जैसे बेरियम क्रिप्टॉन। एक नाभिक के विखंडन से 2 से MeV ऊर्जा उत्पन्न होती है, और 3 न्यूट्रॉन्स उत्पादन होता है। लेकिन अपन जैसे अभी भी इसमें लिखा है 2 न्यूट्रॉन्स का ही क्या अब जिक्र करते हैं, क्योंकि औसतन इतने न्यूट्रॉन्स तो कम से कम आगे चलने चाहिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पर उसके आगे आपको, क्योंकि वीडियो एक लंबा हो जाता है, इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर आपको यहाँ से आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।